अमेज़न ने अपना पहला लॉस पोस्ट किया 7 सालों में, वो भी $3.8 बिलियन का। इसकी वजह से अमेज़न का स्टॉक 14% नीचे गिर गया एक ही दिन के अंदर, जो कि उनका बिगेस्ट वन डे ड्रॉप है 2006 से। और ये ड्रॉप हालांकि खुद में ही काफ़ी बड़ा है, मगर आप जूम आउट करोगे अमेज़न के स्टॉक को तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं काफ़ी समय से। और ऐसा नहीं है कि अमेज़न 50 या 70% क्रैश हुआ है नेटफ्लिक्स या पेपाल की तरह, मगर वो साइडवेज में जा रहे हैं लगभग 2 सालों से ही। और हालांकि ये सुनने में इतना बुरा तो नहीं लगता जब तक आप कंसिडर नहीं करते कि उनके सारे पेयर्स जो है वो पैराबोलिक जा रहे हैं इस साल की शुरुआत से ही। फॉर एग्जाम्पल, जब से 2019 की शुरुआत हुई है, गूगल ने आउट परफॉर्म किया अमेज़न को 80% से, माइक्रोसॉफ्ट ने आउट परफॉर्म किया अमेज़न को 120% से, और एप्पल ने भी आउट परफॉर्म कर दिया अमेज़न को 230% से। चीज़ों को और ख़राब करने के लिए अमेज़न अपने साइडवेज चैनल को ब्रोक करके रिजल्ट कर चुका है 40% सेल ऑफ उनके ऑल टाइम हाइज से। और क्योंकि अमेज़न का साइज ही इतना बड़ा है, ये जो सेल ऑफ है वो कोरिलेट करता है $745 बिलियन के लॉस को मार्केट कैप में। और मुझे नहीं लगता मिस्टर बेजोस बहुत बड़े फैन है इस मूव के, क्योंकि वो भी पर्सनली $50 बिलियन डाउन हो चुके हैं ईयर टू डेट। तो आखिर अमेज़न को ऐसा क्या हो गया? शुरुआत करें सबसे ज़्यादा नोटेबल कंसर्न रिगार्डिंग अमेज़न की। हमारे पास है अंडरवेलमिंग ग्रोथ फिगर्स। उनके लास्ट क्वार्टरली रिपोर्ट में अमेज़न ने प्रोजेक्ट किया था कि जो सेकंड क्वार्टर का रेवेन्यू होगा वो 3 से 7% ही बढ़ेगा कंपेयर टू लास्ट ईयर। ना कि सिर्फ एक छोटी ग्रोथ परसेंटेज है इवन S&P 500 से, मगर ज़्यादा इंपॉर्टेंटली ये लोअर है जो कि एनालिस्ट ने एस्टिमेट करी थी। एनालिस्ट जो होप कर रहे थे $125.5 बिलियन के Q2 की, मगर सिर्फ 3 से 7% की ग्रोथ के साथ हम 116 से $121 बिलियन को देख रहे हैं। ये मार्क करता है स्लोएस्ट ग्रोथ की अमेज़न की जब से .com क्रैश हुआ है 2001 से। और इस रेट पे ऐसा लगता है कि इसमें ज़्यादा समय नहीं है कि अमेज़न जो है फुल ईयर ऑफ सिंगल डिजिट ग्रोथ फिगर्स का लॉस दिखाएगा। असाइड फ्रॉम नियरली नॉन एग्जिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ, ऐसा लगता है कि अमेज़न प्राइम मेंबर ग्रोथ से भी स्ट्रगल कर रहा है। और ये इतना सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि बेसिकली सबको जिनको प्राइम चाहिए उनके पास पहले से ही है, और ये कोई नया फिनोमेना भी नहीं है। प्राइम यूजर जो है वो लेवल ऑफ हो रहे हैं काफ़ी सालों से, और ऐसा लगता है कि ये स्लो डाउन ही होंगे काफ़ी ज़्यादा आगे चलते हुए भी। अमेज़न ने इस इशू को ज़्यादा सही नहीं किया, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली प्राइसेस को बढ़ाते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपने रिसेंटली सुना होगा कि प्राइम सब्सक्रिप्शन जो है वो $140 पर ईयर के होने वाले हैं, मगर ज़्यादातर नंबर ऑफ प्राइम मेंबर्स जो है वो हाइक काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है उनके लिए। और हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि $140 का जो नंबर है वो एनुअल सब्सक्रिप्शन होल्डर्स का है, मगर जो 52% ऑफ सब्सक्राइबर्स है वो मंथली सब्सक्रिप्शन के पैसे देते हैं। और जो मंथली सब्सक्रिप्शन है वो एक्चुअली $15 पर मंथ कॉस्ट करता है या फिर $180 पर ईयर। अब पर्सनली मुझे नहीं लगता कि हम अमेज़न को ब्लेम कर सकते हैं इस प्राइस इंक्रीज के लिए, क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, मगर ये रियली मैटर नहीं करता। चाहे अमेज़न के प्राइस हाइक जो है वो जस्टिफाइड हो या नहीं, जो उनकी मेंबरशिप की कॉस्ट है वो अनअफोर्डेबल होती जा रही है और वर्थ इट नहीं हो रही काफ़ी सारे लोगों के लिए। और ये एक्सट्रीमली बुरी खबर है अमेज़न के लिए, क्योंकि वो एक ग्रोथ कंपनी है। और मुझे लगता है बहुत सारे लोग इस बारे में भूल चुके हैं, क्योंकि हाइप काफ़ी चल रही है टेस्ला के स्टॉक को और उसके स्काई हाई PE रेशो के ऊपर। मगर इससे पहले कि टेस्ला का स्टॉक चांद पे पहुंचा, अमेज़न जो है वो सबसे बड़ी ग्रोथ कंपनी थी पूरी दुनिया में। आफ्टर ऑल अमेज़न का रेगुलरली PE रेशो रहा है 100 या उससे ज़्यादा का मोस्ट ऑफ इस हिस्ट्री में। और ऐसा नहीं था कि पिछले लास्ट कुछ सालों में अमेज़न का PE रेशो कॉन्स्टेंटली लेस देन 100 रहा, मगर अभी भी अमेज़न का PE रेशो मिड 50s में है, जो कि काफ़ी हाई है कंपनी के लिए जितनी मैच्योर हो चुकी है वो अमेज़न की तरह। और क्योंकि उनके पुअर ग्रोथ फोरकास्ट चलते हैं, ये पॉसिबल है कि अमेज़न जो है और ज़्यादा मैच्योर है जितना हमने पहले से सोचा है। और अमेज़न लिटरली पोस्ट कर रहा है ग्रोथ नंबर जो कि एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट से भी ख़राब है, मगर फिर भी उनका PE रेशियो दुगने से भी ज़्यादा है इन सारी कंपनीज के मुकाबले। और इसी लॉजिक के साथ अमेज़न का स्टॉक आगे जाके 50% और गिर सकता है, और फिर भी वो और ज़्यादा वैल्यूड होगा बाकी फैंग कंपनीज से। और अनलेस अमेज़न अपने ग्रोथ स्टोरी को वापस से ट्रैक पे ले आएगा, ऐसा लगता है कि अमेज़न का दर्द जो है अभी शुरुआत ही हुआ है उसका। यूजुअली कंपनी सब्सटीट्यूट करती है लैक ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ को स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन प्रॉफिट से, और ये अमेज़न ने किया। मगर 2017 के एंड तक अमेज़न का नेट इनकम जो है वो हंसने वाले अमाउंट पे था कंपेयर टू उनका रेवेन्यू, क्योंकि उनका नेट मार्जिन जो है वो लिटरली 1% से कम था। और इसका कारण ये कि जेफ बेजोस प्रेफर करते थे सारा अपने एक्सेस इनकम को उसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना। मगर 2017 से उनका दिल बदल गया और उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि वो प्रॉफिट स्विच ऑन करेंगे और अमेज़न की नेट इनकम को छप्पर फाड़ के लेके जाएंगे।
अब आप में से कुछ लोग पॉइंट आउट करोगे कि अमेजोन इतने पैसे खर्च नहीं करता है इस क्वार्टर में अगर वो $7.6 बिलियन रिव्यू को नहीं देते। तो हालांकि ये एब्सोल्युटली ट्रू है। अगर हम इसे इग्नोर भी करें तो उनकी बॉटम लाइन इतनी अच्छी नहीं दिख रही। अगर हम उनके क्वार्टरली रिपोर्ट को देखें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि जो टोटल नेट सेल्स है वो $108 बिलियन से $116 बिलियन पे जा चुकी है Q1 2021 से Q1 2022 तक। मगर बजाय इसके जो उनकी ऑपरेटिंग इनकम है वो आधी हो चुकी है $8.8 बिलियन से $3.6 बिलियन तक। और ऐसा भी नहीं है कि इस रिडक्शन को किसी भी एक फैक्टर से जोड़ सकते हैं। रेदर हम अमेजोन की ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्रीज को पूरे चारों तरफ ही बढ़ते हुए देख रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इंक्रीजेज जो है वो इतने सब्सटेंशियल है और हम 10% एक कैटेगरी में इंक्रीज देखते हैं तो 15% दूसरी में देखते हैं। मगर अमेजोन क्योंकि सिंगल डिजिट नेट मार्जिन रखती है, ये जो इंक्रीजेज हैं वो काफी जल्दी ऐड होते हैं। और जो सबसे खराब पार्ट है कि मोस्ट ऑफ ये जो है उनके कंट्रोल में भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल उनकी कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ चुकी है $62.4 बिलियन से $66.5 बिलियन तक। अगर आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं पता तो बेसिकली जस्ट वो कॉस्ट है वो एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस या सर्विस को प्रोड्यूस करने में लगती है। और क्योंकि जो प्राइसेस है रॉ मटेरियल्स के और सेमीकंडक्टर्स के बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा सरप्राइजिंग नहीं है, ये होना ही था। और सिमिलरली अमेजोन के फुलफिलमेंट कॉस्ट वो भी $16.5 बिलियन से $20.2 बिलियन तक बढ़ चुके हैं। और जो सबसे बड़ा फैक्टर है इस कैटेगरी को स्काई रॉकेट कर रहा है वो है ऑयल प्राइसेस का बढ़ना। और अगली कैटेगरी में जाए तो हम सिमिलर स्टोरी देखते हैं। टेक्नोलॉजी और कंटेंट जो है वो भी $12.48 बिलियन से $14.8 बिलियन पे बढ़ चुका। और ये जो है वो एट्रीब्यूट कर सकते हैं राइजिंग चिप कॉस्ट की वजह से, जिसकी वजह से एक्सपेंसिव डेटाबेस और सर्वर्स हो गए उनके। इन दी एंड अमेजोन बेसिकली स्क्रू हो रहा है इन्फ्लेशन की वजह से, जैसा कि हम सब हो रहे हैं, मगर एक बहुत ही बड़े स्केल पे। एज अ बिजनेस उनका लॉन्ग टर्म गोल है कि इस कॉस्ट को कस्टमर्स पे पास किया जाए और लाइकली वही कर रहे हैं ये। मगर ये काफ़ी फ्रेजाइल बैलेंस करना पड़ता है, मेंटेन करना कस्टमर्स को और कॉस्ट्स को इंक्रीज करना। फॉर्चुनेटली जेरोम पॉवेल कंटिन्यू करते हैं इंसिस्ट करना कि हमें सॉफ्ट लैंडिंग देखने को मिलेगी और सबसे खराब इन्फ्लेशन पीछे रह चुका। मार्केट जो है उनको बिलीव तो नहीं करती, मगर अगर जेरोम सही होंगे तो वो काफ़ी अच्छा होगा अमेजोन के लिए और साथ साथ हम सब के लिए। तो होपफुली वो सही हो। मगर अगर वो सही भी होंगे तो उससे काफ़ी सारे क्वार्टर्स लग जाएंगे अमेजोन को स्टेबलाइज करना इन्फ्लेशन को उसकी बॉटम लाइन में देखने के लिए। तो अमेजोन को राइजिंग कॉस्ट से डील करना पड़ेगा एटलीस्ट इस साल के अंत तक। तो इन सारे इंटरनल प्रॉब्लम्स के साथ ही जो कि अमेजोन फेस कर रहा है वो एक मेजर एक्सटर्नल प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हैं, जो कि है फिजिकल रिटेलर्स। डेकेड से फिजिकल रिटेलर्स जो है वो थ्रेट नहीं था अमेजोन के लिए, इनफैक्ट यूजुअली उल्टा था इसका। फिजिकल रिटेलर्स डरते थे अमेजोन से मार्केट शेयर को लूज करना जैसे ही वो नेविगेट कर रहे थे रिटेल एपोक्लिप्स में। और ये और ज्यादा खराब होता गया पैंडेमिक से और स्टे एट होम ऑर्डर से। हाउएवर जैसे ही चीजें नॉर्मल हुई, ऐसा लगता है कि इनोवेटिव फिजिकल रिटेलर्स जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग राइज कर रहे हैं पहले से। इनफैक्ट ऑनलाइन रिटेलर्स फिजिकल रिटेलर से हार चुके हैं 2021 में, और मेरे पास पूरी वीडियो है इस फिनोमेनन की अगर आप इसको देखना चाहते हो तो। मगर जो मेन एक्सप्लेनेशन है इस शिफ्ट का जो कि फिजिकल रिटेलर्स ने सीख लिया है वो है दोनों चीज़ों को अच्छे से देना। हिस्टोरिकली फिजिकल रिटेलर्स जो है वो अमेजोन से कम्पीट करते थे खुद की वेबसाइट बना के और होम डिलीवरी सर्विसेज देके, जो कि अमेजोन से अच्छी नहीं होती थी। हाउएवर जो इनोवेटिव रिटेलर्स हैं उन्हें समझ में आ गया किस तरह से वो लोकेशन को लेवरेज कर सकते हैं, वो चीज़ देकर जो कि अमेजोन कभी नहीं दे सकता। इसमें इंक्लूडेड है कन्वीनियंट रिटर्न्स, कर्बसाइड पिकअप, नो डिलीवरी फीस और नॉलेजेबल कस्टमर सर्विस के साथ ही बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव शॉपिंग एक्सपीरियंस। और इन्हीं सारे फैक्टर्स के अलावा बहुत सारे कस्टमर्स अमेजोन की खराब क्वालिटी से भी परेशान है। सच्चाई तो ये है कि वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है अमेजोन पे वो हाईली मार्क्ड अप आइटम्स है जो कि अली एक्सप्रेस / अलीबाबा से आते हैं, और यूजली ये क्वालिटी काफ़ी अच्छी नहीं होती जब कंपेयर करें आइटम्स को जो कि आपको फिजिकल रिटेलर्स बेचते हैं। और पर्सनली मुझे लगता है ये इशू ज़्यादातर प्रेवलेंट है चीप इलेक्ट्रॉनिक्स में, स्पेसिफिकली डोंगल्स। जब से 2021 की शुरुआत हुई है मैंने 3 USB-C डोंगल्स और 3 डिस्प्ले पोर्ट टू HDMI कन्वर्टर्स खरीदे हैं अमेजोन से, और वो काम करना बंद कर देते हैं 3 से 6 महीने के अंदर। और इस सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए ऐसा नहीं लगता कि ऑनलाइन रिटेलर्स जो है वो कम्प्लीटली वाइप आउट कर पाएंगे फिजिकल रिटेलर्स को। रेदर ऐसा लगता है कि वो एक बैलेंस में पहुंच चुके हैं और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होने वाली है आगे जाके। और हालांकि काफ़ी अच्छी न्यूज़ है फिजिकल रिटेलर्स के लिए, अमेजोन के लिए काफ़ी बुरी है ये। अभी तक मेनली हमने अमेजोन का रिटेल बिजनेस को डिस्कस किया, मगर सच्चाई तो ये है कि जो सिग्निफिकेंट पोर्शन है उनके बिजनेस का वो रिटेल से लेना देना नहीं है। हालांकि 84% अमेजोन का रेवेन्यू रिटेल बिजनेस से आता है, वर्चुअली उनके सारे प्रॉफिट्स क्लाउड बिजनेस से आते हैं, AWS। इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर में AWS ने 100% ऑफ अमेजोन के ऑपरेटिंग इनकम को लेकर आया था, जो कि Amazon.com नेट लॉस था बोथ नॉर्थ अमेरिका और इंटरनेशनली। और ये
कोई भी नई चीज नहीं है, क्योंकि अमेजोन जो है अमेजोन को चला रहा है 2006 से, जब से उसकी शुरुआत हुई थी। मगर पिछले कुछ सालों में ऐसा लगता है कि अमेजोन जो है वो इंडिपेंडेंट हो रहा है AWS से, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट प्रॉफिटेबल क्वार्टर्स पोस्ट किए थे। हाउएवर ये सारी प्रोग्रेस जो है वो राइजिंग कॉस्ट से खत्म हो जाएगी, और ये चीज हमें एक सीरियस क्वेश्चन से ले जाती है, कितना ज्यादा AWS जो है वो अमेजोन को बचा के रख सकता है, क्योंकि AWS जो है वो अमेजोन की ग्रोथ को फंड कर रहा है। जीनियस स्ट्रेटेजी थी ये अर्ली 2010s में, मगर ये पुरानी होती जा रही है, अब और 16 साल पुरानी हो चुकी है। फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं लगता कि AWS का रेवेन्यू जो है वो कम हो रहा है, मगर ये कुछ ही समय की बात है जब तक कि कोई भी बिजनेस स्टैग्नेट होता है, और अमेजोन का कंटिन्यूड डिपेंडेंस ऑन AWS एश्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं लग रही अभी के लिए। इन सारे कंसर्न्स के बावजूद मैं पर्सनली काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ अमेजोन के फ्यूचर के लिए, क्योंकि अमेजोन ने ई कॉमर्स को अच्छे से जीत लिया और वो मोनोपोली है, क्योंकि 56.7% जो सारी ई कॉमर्स सेल्स हुई थी अमेजोन में वो 2021 में हुई थी। और हालांकि ऑनलाइन रिटेलिंग स्टेबलाइज हो रही है, मुझे नहीं लगता कि अमेजोन जो है उनकी डोमिनेंस को कम करेगा उस सेक्टर में बहुत जल्द। तो और एक और चीज़ नोट करने वाली ये है कि अमेजोन ने 20:1 स्टॉक स्प्लिट को अनाउंस किया, जो कि उनका पहला स्टॉक स्प्लिट होगा 1999 से, और करंट प्राइसेस के हिसाब से अमेजोन का पोस्ट स्प्लिट प्राइस जो है वो अराउंड $100 से ऊपर होने वाली है। और हालांकि स्टॉक स्प्लिट जो है एक्चुअली कुछ चेंज नहीं करते फंडामेंटल कंपनी में, मगर एक स्टॉक स्प्लिट जो है वो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है। और मुझे लगता है बहुत सारे लोग आर्ग्यू करोगे कि इंट्रोडक्शन जो है फ्रैक्शनल शेयर्स का स्टॉक स्प्लिट को कम्प्लीटली यूजलेस बना चुका है, और टेक्निकली ये चीज़ ट्रू है अगर हम फोकस करते हैं स्टॉक रिटर्न्स में। मगर आई मीन कौन एक्चुअली एक क्वार्टर ऑफ अ थर्ड ऑफ अ शेयर ओन करना चाहता है। ऑल्सो ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स जो है अमेजोन में करंटली अनरीजनेबली एक्सपेंसिव है बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, और स्टॉक स्प्लिट जो है वो सब्सटेंशियली हेल्प करेगा डेरिवेटिव्स को प्राइसिंग में लाने के लिए। इस चीज़ को कंबाइन करें न्यू रिटेल इंटरेस्ट विद द फंडामेंटल रिकवरी फ्रॉम अमेजोन, और मुझे लगता है कि जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम है जब तक अमेजोन रिकवर करेगा अपने ऑल टाइम हाई में और ऑल टाइम हाईज बनाएगा नए वाले। मुझे अमेजोन का स्टॉक पसंद था जब वो $2900 पर शेयर था, तो मुझे अभी काफ़ी ज़्यादा पसंद है वो। और मगर ये चीज़ मैं सोचता हूँ, और डेफिनेटली कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है ये। क्या आप लोग अमेजोन में इन्वेस्ट करोगे अभी कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप होप कर रहे हो कि ये स्टॉक मार्केट का दर्द काफ़ी जल्दी खत्म हो। और साथ ही साथ हमारे इंटरनेशनल चैनल्स को चेकआउट कीजिएगा हमारी वीडियो बाकी लैंग्वेजेस में देखने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर्ड देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।